सभी इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उनके शेयर्स की वैल्यू टाइम के साथ बढ़े और कंपनी टाइम टू टाइम डिविडेंड पे करती रहे, जिससे वेल्थ भी बढ़ती रहे और इन्वेस्टर्स अपनी डिविडेंड इनकम को एंजॉय करें। कई कंपनीज जैसे कोल इंडिया और वेदांता बहुत अच्छे डिविडेंड पे करती हैं, लेकिन इनके शेयर्स की वैल्यू कुछ खास ग्रो नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ पीडीलाइट और एशियन पेंट्स जैसी कंपनीज का डिविडेंड परसेंटेज इनके मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन इनके शेयर्स की वैल्यू पिछले 15 सालों में 20% के एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ी है। अगर कोल इंडिया में आपने 2010 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 2025 में ये होते सिर्फ 1,10,000 रुपए, और पीडीलाइट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज ये बढ़कर होते 20 लाख रुपए से भी ज़्यादा। ऐसे में कई इन्वेस्टर्स को कन्फ्यूज़न रहती है कि इनमें से किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करें। तो आज की वीडियो में आपकी इस कन्फ्यूज़न को हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और डेटा के साथ दूर करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपके लिए एक्चुअली किस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा, ज़्यादा डिविडेंड पे करने वाली या ज़्यादा रेट से ग्रो होने वाली। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसके पास इसे खर्च करने के दो रास्ते होते हैं। या तो ये पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दे, जैसे नए मार्केट में एक्सपेंड करने में, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने में, कंपनी को फंडामेंटली मजबूत बनाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस करे, जिससे ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट्स स्टेबल होते हैं, इसकी सेल्स बढ़ती है, सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेंगे और एट द एंड शेयर प्राइस की वैल्यू इंक्रीज होती है। दूसरा रास्ता है कि इस प्रॉफिट को कंपनी के शेयर होल्डर में बांट दे, इसे ही डिविडेंड इनकम कहते हैं। डिविडेंड पेमेंट हर शेयर होल्डर को उसकी होल्डिंग के अकॉर्डिंग मिलती है। जैसे एक कंपनी के टोटल 100 शेयर्स हैं, जिसमें से आप 20 शेयर्स के मालिक हैं। कंपनी ने 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड पे किया तो आपकी डिविडेंड इनकम होगी 20 × 10 200 रुपये। इसे कंपनी डायरेक्टली शेयर होल्डर के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। बेसिकली ये दो टाइप्स के होते हैं। इसे आसानी से समझे तो कई कंपनी साल में 2 बार इसे पे करती हैं, यही इसके 2 टाइप्स होते हैं। इसमें जो फर्स्ट टाइम पे किया जाता है उसे कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। ये यूजुअली फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर के आसपास अगर प्रॉफिट अच्छा रहता है तो कंपनी इसे अपने शेयर होल्डर के साथ बांटती है। दूसरा होता है फाइनल डिविडेंड। ये नॉर्मली थर्ड या फोर्थ क्वार्टर के एंड में मिलता है। डिविडेंड यील्ड इन दोनों का टोटल करके कैलकुलेट की जाती है। जैसे 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर अगर इंटरिम डिविडेंड 5,000 है और फाइनल डिविडेंड 7,000, तो टोटल डिविडेंड हुआ 12,000 रुपये, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट का 1.2% होता है। यानी डिविडेंड यील्ड हुआ 1.2%। नॉर्मली डिविडेंड इनकम टोटल इन्वेस्टमेंट के 1 से 10% के बीच होती है। यानी अगर आपके पास किसी कंपनी के 10 लाख रुपए वैल्यू के शेयर्स हैं तो ईयरली डिविडेंड इनकम 10,000 से 1 लाख के बीच हो सकती है। ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि कौन कितना % डिविडेंड पे करती है। एशियन पेंट्स कंपनी का 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड था लगभग 33 रुपये पर शेयर, जो कि था 1.03% डिविडेंड यील्ड। मतलब अगर आपने इस कंपनी के 10 लाख रुपए के शेयर्स होल्ड किए तो 10 से 12,000 रुपये हर साल मिलते रहेंगे, वो भी बिना अपने इन्वेस्टेड शेयर्स को बेचे। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो डिविडेंड इनकम समय के साथ मोस्टली बढ़ती ही रहती है। अब हमें यह समझ आ गया कि डिविडेंड क्या होता है। हमने देखा कि कुछ कंपनीज का डिविडेंड यील्ड 10% तक है तो किसी का सिर्फ 1 से 2%। तो ऐसे में सवाल आता है, क्या हाई डिविडेंड का मतलब है कि कंपनी सच में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है? तो ज़रूरी नहीं कि कंपनी ग्रो कर रही हो। वेदांता कंपनी का डिविडेंड यील्ड 6 से 7% है, यानी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पर साल के 60 से 70 हज़ार रुपये की डिविडेंड इनकम, जो कि एशियन पेंट्स जैसी कंपनी से 5 गुना ज़्यादा है। ग्रोथ की बात करें तो 2010 में इसके शेयर प्राइस था 320 रुपये के आसपास, जो कि आज 2025 में है लगभग 478 रुपये पर शेयर। इस हिसाब से अगर 2010 में आपने इसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज इनकी वैल्यू बढ़कर होती सिर्फ 14 लाख रुपए, जो कि होता है लगभग 2.5% का ईयरली ग्रोथ। इससे ज़्यादा रिटर्न तो गोल्ड और एफडी में मिल जाता है। अब बात करते हैं ऐसी कंपनी की जिसका डिविडेंड परसेंटेज काफ़ी कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसने अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को बहुत अच्छे रेट से ग्रो किया है। टाइटन कंपनी, जो टाटा का एक ब्रांड है जिसमें टाइटन की घड़ियों से लेकर तनिष्क की ज्वेलरी और फास्ट्रैक की घड़ियाँ जैसे मल्टीपल रेंज के प्रोडक्ट सेल होते हैं। इसका पिछले फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड यील्ड है 0.32%, यानी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पर 3 से 4 हज़ार की डिविडेंड इनकम। इतना कम डिविडेंड पे करने का रीज़न ये है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट करती रही, जिसका रिजल्ट ये है कि 2010 में जहां इसका पर शेयर प्राइस 164 रुपये था, वहीं 2025 में यह बढ़कर हो गया 3,450 रुपये। इस हिसाब से अगर 2010 में आपने 10 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए होते तो आज ये बढ़कर हो जाते 2 करोड़ 10 लाख रुपए, यानी आपकी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट 20 गुना बढ़कर बन जाती 2 करोड़ की वेल्थ में, जिसकी डिविडेंड इनकम होती लगभग 67,000 रुपये ईयरली। अब हमने देखा कि एक कंपनी में इन्वेस्टेड अमाउंट कुछ खास ग्रो नहीं हुआ लेकिन डिविडेंड इनकम ज़्यादा थी, और दूसरी कंपनी में इन्वेस्टेड अमाउंट इतनी तेज़ी से ग्रो हुआ लेकिन डिविडेंड इनकम इतनी कम। तो ऐसे में सवाल आता है, फिर कैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, हाई डिविडेंड वाली या हाई ग्रोथ वाली?
अगले 2 पॉइंट्स को अच्छी तरह समझिए, फिर आपके लिए ये डिसाइड करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों कुछ कंपनीज ज़्यादा डिविडेंड पे करती हैं। ऐसा अक्सर मैच्योर कंपनीज करती हैं। ऐसी कंपनीज जो अपने हाई ग्रोथ पोटेंशियल तक पहुंच चुकी हैं, अब उनके पास बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने का स्कोप नहीं है। ऐसे में कंपनी प्रॉफिट तो कमाती है, लेकिन इनके प्रोडक्ट या सर्विसेज की जितनी डिमांड थी वो ऑलरेडी पूरी कर रही हैं। इससे ज़्यादा डिमांड ही नहीं है तो एक्सपेंड करने का क्या ही फ़ायदा। इसलिए इस प्रॉफिट के काफ़ी बड़े हिस्से को डिविडेंड इनकम में पे कर देती हैं। जैसे कोल इंडिया कंपनी, जिसका डिविडेंड यील्ड 6 से 7% है। ये कंपनी इंडिया में कोल सप्लाई के 75% को अकेले पूरी करती है, यानी हर 10 में से 7 से 8 जगह ये कंपनी ही कोयला सप्लाई कर रही है। 75% मार्केट शेयर का मतलब है इस कंपनी को जितनी मार्केट कैप्चर करनी थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। अब ग्रो करने का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। हिंदुस्तान जिंक, जो वेदांता ग्रुप की एक कंपनी है, ये मेनली जिंक और सिल्वर माइनिंग का काम करती है। इसका डिविडेंड यील्ड है 6% के अराउंड। माइनिंग करके जितने मेटल्स निकाले जा सकते थे मोस्टली निकाले जा चुके हैं। अब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने का स्कोप नहीं है, इसलिए ये भी प्रॉफिट के बड़े हिस्से को डिविडेंड में पे कर देती है। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का डिविडेंड मिला। अब आप क्या करेंगे? इस अमाउंट को खर्च करेंगे या री इन्वेस्ट करेंगे? चलिए दोनों सिनेरियो को एक एक करके समझते हैं। अभिषेक का कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ रुपए और 1 लाख रुपए साल की डिविडेंड इनकम। इसका शेयर प्राइस हर साल लगभग 15% की रेट से ग्रो होता है। अभिषेक क्या करता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट में से 1 रुपये भी नहीं निकालता, उसे एज इट इज़ ग्रो होने देता है और हर साल 1 लाख रुपए की डिविडेंड इनकम को पर्सनल चीज़ों पर खर्च कर लेता है। अब अभिषेक डिविडेंड इनकम को खर्च कर देता है, इसलिए इसकी सिर्फ इन्वेस्टेड कैपिटल ही ग्रो होगी और हर साल 15% की ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग 20 साल बाद अभिषेक की नेटवर्थ होगी लगभग 16 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं अमित की। अमित अपने इन्वेस्टेड अमाउंट 1 करोड़ रुपए को तो ग्रो होने देता है, साथ ही जो डिविडेंड इनकम आती है उसे फिर से इन्वेस्ट कर देता है। क्योंकि अमित अभी यंग है और ठीक ठाक कमा लेता है, जिससे पर्सनल खर्चे इजीली कवर हो जाते हैं। अभी अमित को इस अमाउंट की कोई खास ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसे इन्वेस्ट रखने का डिसीजन लेता है। इससे होता यह है कि अमित की 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टेड कैपिटल तो हर साल ग्रो हो रही है और साथ ही डिविडेंड इनकम भी इसमें ऐड ऑन होकर टोटल अमाउंट को अभिषेक से ज़्यादा ग्रो कर रही है। डिविडेंड इनकम हर साल लगभग 1% आती है, जो कि पहले साल 1 लाख रुपए होती है। फिर जैसे जैसे 1 करोड़ की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे ये इनकम भी बढ़ती है और इस तरह 20 साल बाद अमित की नेटवर्थ हो गई 19 करोड़ 40 लाख रुपए। इस तरह हमने देखा कि डिविडेंड इनकम को खर्च करने और री इन्वेस्ट करने से टोटल वेल्थ में कितना फ़र्क होता है। 2020 से पहले कंपनीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी DDT फिल करती थी और इन्वेस्टर्स को टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन अब रूल बदल चुका है। अब जो भी डिविडेंड आपको मिलता है वो आपकी इनकम माना जाता है और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5% स्लैब में है तो डिविडेंड पर 5% टैक्स देना होगा। 20% स्लैब में है तो 20% टैक्स और 30% स्लैब में है तो पूरा 30% टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं TDS की। अगर किसी कंपनी या म्यूचुअल फंड से आपको एक साल में 5,000 से ज़्यादा डिविडेंड मिलता है तो 10% TDS पहले ही काट लिया जाता है। लेकिन घबराइए मत, ये एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है। ITR रिटर्न फाइल करते समय ये अमाउंट एडजस्ट हो जाता है। डिविडेंड इनकम आपकी अदर इनकम की तरह जज होती है। आपकी टोटल इनकम, सैलरी, डिविडेंड और अदर सोर्स ऑफ इनकम को मिलाकर जो भी टैक्स स्लैब है 5%, 20% या 30%, उस स्लैब के अकॉर्डिंग ही डिविडेंड इनकम पर टैक्स लगेगा। आइए तीनों स्लैब्स को एग्जाम्पल से समझते हैं। समीर की सैलरी है 4 लाख रुपए साल की और डिविडेंड इनकम 20,000 रुपये ईयरली। टोटल इनकम है 4,20,000 रुपये। यह इनकम है 5% टैक्स स्लैब में। इस हिसाब से यहाँ डिविडेंड पर टैक्स लगेगा 1,000 रुपये। शाहरुख की सैलरी है 9 लाख रुपये, डिविडेंड इनकम है 50,000 रुपये। टोटल इनकम हुई 9,50,000 रुपये, जो कि 20% टैक्स स्लैब में आता है। इसलिए यहाँ डिविडेंड पर टैक्स लगेगा 10,000 रुपये। मतलब 50,000 रुपये कमाए, 10,000 रुपये टैक्स में गया और नेट डिविडेंड इनकम हाथ में आई 40,000 रुपये। अजय का पैकेज है 25 लाख रुपये साल का, डिविडेंड इनकम है 3 लाख रुपये साल की। इस हिसाब से टोटल इनकम हुई 28 लाख रुपये, जो कि आता है 30% के टैक्स स्लैब में। इसलिए इसके डिविडेंड पर टैक्स लगेगा 3 लाख का 30% यानी कि 90,000 रुपये। अजय की डिविडेंड इनकम आई 3 लाख रुपये, टैक्स डिडक्ट हुआ 90,000 और नेट अमाउंट मिला 2,10,000 रुपये। तो डिविडेंड इनकम के बारे में ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट बातें आपने सीख ली। अब हमें मालूम है कि कैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे ज़्यादा डिविडेंड इनकम मिले और किस में इन्वेस्ट करने से डिविडेंड कम मिलेगी और वेल्थ ज़्यादा ग्रो होगी। लेकिन कौन सी स्ट्रैटेजी सही है, डिविडेंड या फिर ग्रोथ? आइए समझते हैं। अगर आप यंग हैं तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा जिसका रिटर्न रेट अच्छा हो, जिससे लॉन्ग टर्म में छोटा अमाउंट भी कंपाउंड होकर बड़ी वेल्थ बन सके। फिर भले ही उसकी डिविडेंड इनकम का परसेंटेज कम हो, क्योंकि इस एज में हम अर्निंग करके अपने रेगुलर एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं।
तो ऐसे में इस अमाउंट को साइड में इन्वेस्टेड रहने देंगे तो आज से 20-25 साल बाद जब सच में आपको ऐसे सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत होगी जो बिना काम किए मिलता रहे, उस समय यह अमाउंट कई गुना बढ़कर आपके लिए एक मजबूत पेड़ की छांव की तरह खड़ा होगा। इसके अलावा ऐसे इन्वेस्टर्स जिनकी एज ज़्यादा है या ऐसे इन्वेस्टर जो अपनी सेविंग्स को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ से एक स्टेबल इनकम आती रहे, तो उन्हें ऐसी मैच्योर कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी डिविडेंड इनकम का परसेंटेज ज़्यादा हो। यहाँ एक बात फिर से याद दिलाना चाहूँगा, जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करें उसके बारे में रिसर्च जरूर करें कि वो प्रॉफिट कितना कमा रही है, डिविडेंड कितने सालों से पे कर रही है, क्या अभी और आने वाले टाइम में उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी भी मार्केट में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से कुछ नॉलेजेबल सीखने को मिला तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सीखते रहें स्टॉक मार्केट में एक्चुअल वेल्थ बनाने के बारे में। अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं।